हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाले स्लाइड्स में। और गाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 14th ऑफ अप्रैल और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो है वो क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं उन सभी के बारे में हम इस जो लेक्चर में है वो डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी स्टेट पीसीएस या अदर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो लेक्चर को एंड तक देखिएगा और जितने भी करंट अफेयर्स के मतलब जो भी आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं उन सबका जो है वो आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। इसके अलावा आज मैंने इस लेक्चर में एक एडिशनल चीज़ ऐड करी है। आपको उस चीज़ के बारे में लेक्चर के एंड में मैं बताऊंगा और बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में वो आपको कैसी लगी। ठीक है, उसके लिए हमने जो है वो अलग से हमने ऐड किया। हमें लगा कि शायद आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो बिना देर करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। और लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीडीएफ का पेड पैकेज परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपीज़ की जो कॉस्ट है उसके अंदर आपको पीडीएफ का पेड पैकेज मिल जाएगा। जिस पैकेज के अंदर इस चैनल में होने वाले एक और करंट अफेयर्स की पीडीएफ, उसके साथ इस लेक्चर की पीडीएफ प्लस डेली नोट्स, आपको वीकली कंपाइलेशन और मंथली मैगजीन। इसके अलावा अगर आप ये पीडीएफ का एमसीक्यू का मंथली पैकेज जो है वो परचेस करना चाहते हैं जिसमें आपको एज अ प्रैक्टिस सेट में के अकॉर्डिंग इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। ओनली 50 रुपीज़ की उसकी अलग कॉस्ट है और उसकी पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड करवा दी गई है कि कैसे आपको परचेस करना है। परचेस करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए हैं। उसके अलावा आप 9713282838 इस नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, रिस्पॉन्स नहीं किया जाएगा, सिर्फ मैसेज करिएगा। आपको सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन विद इन 24 आवर के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, चलिए लेक्चर शुरू करने लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन क्या है, विच इलेक्शन कमिश्नर रिसेंटली टुक ओवर एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हाल ही में किस चुनाव आयोग ने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है? सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा, शुभ कुमार सेन एंड श्रीमती वीएस रामादेवी। आपके जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो चेंज हुए हैं और इस बार जो है वो 24, पहला क्वेश्चन ये आपका बन जाएगा। तो अगर पूछता है कि एग्जाम में कौन से नंबर के इस बार बने, तो ये 24वें बने। इससे पहले कौन थे? 23वें। इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे आपकी चीज़ें जो है एडिशनल ऐड करी है। देखिए, हर एक ऑप्शन में मैं आपको चीज़ें निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, सुनील अरोड़ा कौन थे? ये अभी तक थे इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि 23वें इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो सुनील अरोड़ा थे। अब यानी 24वें इलेक्शन कमिश्नर कौन घोषित हुए हैं, तो ये हुए हैं सुशील चंद्रा। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुशील चंद्रा हो जाएगा। क्लियर है, दो क्वेश्चन बन गया। 23वें सुनील अरोड़ा, जिनके स्थान पर कौन आए हैं? सुशील चंद्रा। 24वें सुशील चंद्रा है।
सुकुमार सेन की बात करें तो सुकुमार सेन आपके पहले, अगर आपसे पूछता है पहले जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, तो ये सुकुमार सेन थे, सबसे पहले पूछता है। ठीक है, पहले सुकुमार सेन हो गए। अगर आपसे पूछता है कि पहले जो महिला चुनाव आयुक्त थी, महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी वो कौन थी, तो ये श्रीमती वीएस रामा देवी थी। ठीक है, 4 क्वेश्चन, 4 आंसर जो मैंने आपको बता दिए। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हाँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिखाता हूँ। इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा आपके रिसेंटली टूक ओवर एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। क्लियर है? अब इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछता है कि जो आपके इलेक्शन कमिश्नर उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो उनको अपॉइंट करता है आपका जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी आपके रामनाथ कोविंद जी है, इन्होंने इनको अपॉइंट किया है। आपसे कभी पूछ सकता है कि कौन अपॉइंट करता है, तो ये आपके राष्ट्रपति हो जाएंगे जिन्होंने को अपॉइंट किया जाता है। 2019 के अंदर इनको जो है वो अशोक लवासा और अरोड़ा के साथ जो है चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, और अभी जो है ये मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, ही विल ओवरसीज द कंप्लीशन ऑफ द ऑन गोइंग असेंबली इलेक्शन। ये अभी जो इलेक्शन का असेंबली इलेक्शन चल रहा है, इनके बारे में जो है वो ये काम करेंगे। ठीक है, और इनका टर्म कब से एंड होगा, ये अभी 2021 में टर्म इनका शुरू होगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के लास्ट आपको पता होगा 2022 में, क्योंकि 2017 में इनका जो है वो इन स्टेट्स का वो हुआ था, इलेक्शन हुआ था, और 2000 उसके बाद 5 साल बाद 2022 में इनका भी इलेक्शन होना है। तो इन स्टेट के जो इलेक्शन है उनको एंड करवा के ही इनका एंड होगा, मतलब इनका जो कार्यकाल होगा इन स्टेट के एग्जाम वो सॉरी एग्जाम्स में बोल रहा हूँ, इन स्टेट के जो आपके वोट होंगे, मतलब चुनाव होंगे, वो चुनाव कंडक्ट करवाने के बाद ही इनका जो कार्यकाल है वो खत्म होगा। क्लियर है? अभी अगर आपसे पूछता है तो अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी के ये जो है वो कौन है अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है इन्होंने इससे पहले। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। और आपसे ये भी ऑप्शन पूछ सकता है। देखिए ये आपसे क्या किस तरह के ऑप्शन पूछता है कि मैचिंग वाले ऑप्शन दे देता है आपको। तो ऑपरेशन क्लीन मनी इन्होंने ही शुरू किया था 2017 में, जिसके अंदर जो है वो अवैध मनी और काले धन को रोकने के लिए एक तरह से प्रोग्राम चलाया गया था। तो ऑपरेशन क्लीन मनी अगर पूछता है किसने शुरू किया, तो सुशील चंद्रा ने। इतने सारे क्वेश्चन आंसर आपके बन गए एक क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, आप लोगों को किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, ये रही आपकी फर्स्ट इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपकी श्रीमती वीएस रामा देवी, और ये आपके सुशील चंद्र हैं जो चार्ज ले रहे हैं 24वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। ये आपके सुनील अरोड़ा है जो 23वें जो आपके थे। ठीक है, ये आपके अब अपॉइंट हुए हैं। ये हैं आपके सुकुमार सेन। ठीक है, और अगर अरोड़ा की बात करें तो अभी ये चीज़ याद रखिएगा कि ड्यूरिंग हिज टर्म इन ऑफिस विल ओवरसीज द कंडक्ट ऑफ पोल्स इन 5 स्टेट। ये जो आपके ये हैं सुशील चंद्रा, ये इन सभी राज्यों के चुनाव के समय पर कार्यकाल रहेगा इनका। ये सुकुमार सेन है। अगर आपसे ये भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की बात करता है, तो संविधान के भाग 15 यानी भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के अंदर इनका जो है वो उल्लेख किया गया है किसका, भारत के निर्वाचन आयोग का। ठीक है, अगर इसकी स्थापना पूछ लेता है कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपसे 100% कभी ना कभी को जो है वो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता है। तो ये चीज़ आपको मैंने प्रोवाइड करा दी एज इट इज़, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि मैंने आपको कुछ बताया था कल, याद है? मैंने आपको बताया था कि ये लास्ट में मैंने बताया था कि आज ये दिन है, लेकिन इसकी बात मैं कल करूँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टू प्लेस ऑन 13th ऑफ अप्रैल 1919 इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में 13 अप्रैल 1919 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। इंडियन क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जलियांवाला बाग मैस्केयर या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एक काम करिएगा इस तरह के, देखिए आपको अब क्विज वगैरह भी सॉल्व करनी है तो इसका जो है वो कमेंट सेक्शन में वो सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो आप यहाँ से ज्वाइन नहीं कर पाते तो आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए झा सर एकेडमी, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको दिन के मतलब 1-2 क्विज मिल जाएंगे, और संडे संडे को ये पूरे जो लेक्चर है उसका रिवीजन भी होता है। तो ये चीज़ आप वहाँ जाके कर लीजिएगा। और हाँ, मेरे को आज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। आप इसको सीरियल वाइज सेट करिएगा और लिखिएगा, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट किस सन में हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस सन में हुआ, जलियांवाला बाग में स्केयर किस सन में, और नॉन कॉपरेशन किस सन में। इसको सीरियल वाइज सेट करिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग। इस क्विज को मैंने ऑर्गेनाइज करवाया था और मेरे को याद है अभी
3-4 दिन के अंदर जो है वो इसको मैंने ऑर्गेनाइज करवाया था उस टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आपको ये कमेंट सेक्शन में इसको जो है वो कैसे सेट करना है आपके ईयर के हिसाब से, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं 13 अप्रैल 1919 को ये जो इंसिडेंट हुआ था इसके बारे में, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में देखिए इसको कवर भी किया आपके हिंदुस्तान टाइम्स में, और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर ने कवर किया है। ये देखिए 13 अप्रैल 2021 को 7:46 में ये आप देख रहे हैं, ये जो इमारत बनी हुई है इस यहीं पर जो है वो क्या हुआ था 1999 में एक बहुत बड़ी महासभा हो रही थी, ठीक है, जिसमें से 25 से 30 हज़ार लोगों पर गोलियां चलवाई थी। किसने चलवाई थी? ये चलवाई थी आपके जनरल डायर ने। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे आपको आंसर कर देना है। एक निहत्थे लोगों थे, उन पे जो है वो जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी 13 मार्च 1940 को। और 13 मार्च 1940 को इसी जनरल डायर को उधम सिंह ने इस मतलब कहाँ पे लंदन में मार के, ये आपके उधम सिंह है और इन्होंने जो है वो जनरल डायर को लंदन में मार दिया था, ठीक है। और ये इस कांड का जो है वो उन्होंने बदला ले लिया था, क्योंकि ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। देखिए इधर से ये लोग फायरिंग कर रहे हैं और यहाँ पे जो कितने निहत्थे लोग हैं उनको जो है वो मार दिया गया था, ठीक है। और गोलीबारी के दौरान एक पास में ही कुआं बना था, उसमें भी कई लोग अपनी जान बचाने के लिए मतलब कूद पड़े थे और उनकी मौत भी हो गई थी। और इस जो इंसिडेंट थी, ये जो हत्याकांड था, इसमें बहुत सारे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। और मतलब एक बहुत क्रूड टाइप का ये जो है वो डिसीजन इन्होंने लिया था और बहुत इन्होंने गलत किया था। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में इसको जो है वो स्वीकारा भी था कि हाँ ये गलत हुआ था, लेकिन अभी स्वीकारने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे क्या है कि 1 से 2 हज़ार लोग मारे गए थे, लेकिन ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसका बोलना था कि 350 से 400 लोग मारे गए, और ये बिल्कुल गलत है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो है वो इसके बारे में बताया, ठीक है। और ये विरोध हुआ क्या था? तो ये घटना रोलेट एक्ट के विरोध के कारण हुई थी, जिसके अनुसार अंग्रेज और भारतीयों को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और इतने सारी चीज़ें थी, मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। आप इसको एज इट इज़ एक बार देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। उधम सिंह का नाम जरूर याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एज इट इज़ जो जो मैंने आपको बताया वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया, लिखा हुआ, ठीक। चलिए, हाँ, आपको ये एक चीज़ मैं और बता दूं कि इसको जलियांवाला बाग मैसकेयर यानी जलियांवाला बाग नरसंहार को अमृतसर का नरसंहार भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछता है कि अमृतसर का नरसंहार, मैसकेयर ऑफ अमृतसर किसको बोला जाता है, तो ये जलियांवाला बाग को ही बोला जाता है, क्लियर है। अमृतसर का नरसंहार, ठीक है, वो पंजाब में हुआ था तब उस टाइम पे, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। और इसका आंसर आपको जरूर करना है, इसको आपको सीक्वल से जो है वो कमेंट सेक्शन में आंसर करना है विथ ईयर, ठीक। चलिए, which state recently told the union government that it will pay the minimum support price यानी MSP directly into the accounts of farmers starting this procurement season। तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में MSP के लिए बहुत जो है वो अलग अलग टाइप की चीज़ें हुई और अभी भी तक प्रोटेस्ट चल रहा है और गवर्नमेंट उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। तो कई बार गवर्नमेंट ने इनके बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन किसान जो है वो अभी भी धरना कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कहा है कि वो जो किसान होंगे उनके खाते में डायरेक्ट MSP प्रोवाइड करवाएगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब की सरकार ने यानी अमरिंदर सिंह वहाँ के CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा है कि यूनियन गवर्नमेंट से बोला है कि जो आने वाली जो नई फसल होगी उसमें जो भी उनकी MSP होगी वो किसान के डायरेक्ट खाते में जो है वो ऐड करवाएंगे, ठीक है। क्यों ऐड करवाएंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, आपने कई बार आढ़तियों का नाम सुना होगा, और नहीं सुना है तो अभी आज सुन लीजिए। क्या होता है जब किसान अपनी फसल काट के मंडी में बेचने ले जाता है, तो गवर्नमेंट और क्योंकि गवर्नमेंट का से लिंकअप कौन करवाता है? मंडी करवाती हैं किसानों का, ठीक है। लेकिन इनके बीच में कुछ बिचौलिए घुस जाते हैं जिनको आड़तिया बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, मंडी के बाहर खड़े हो जाते हैं और किसानों से औना पौना दाम में वो जो है वो फसल खरीद लेते हैं, जहाँ पे उसको MSP भी नहीं मिल पाता है और उसकी फसल भी खराब मतलब कम दाम पे एक तरह से उसको घाटे में जो है वो बेचनी पड़ती है। और ये किसान की मजबूरी होती है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जो है वो गवर्नमेंट को वो अपना अनाज नहीं बेच पाता है, तब इन बिचौलियों को द्वारा ही जो है ये काम किया जाता है, ठीक है। तो ये बिचौलियों का काम खत्म करने की एक तरह से जो है इन्होंने बोला है कि हम MSP डायरेक्ट जो है इनके किसानों के अकाउंट में देंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और भी देख लीजिए कि अगर आपसे पूछते हैं कि अनाज खरीद पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो ये पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं, आपको पढ़ना है तो एज इट इज़ आपको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च द इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड 2.0, इनमें से किसने भारत में ऊर्जा डैशबोर्ड संस्करण 2.0 का लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा ये जो है वो इसका जो है बोर्ड डैशबोर्ड का लॉन्च किया गया है। 2.0 नाम है। अगर आपसे पूछता है कि 1.0 यानी पहला जो संस्करण था वो कब लॉन्च हुआ था, तो पहला संस्करण आपका लॉन्च हुआ था 2017 के अंदर। ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अंदर होगा क्या,
पहले मैं आपको पढ़ के बाद सुना देता हूँ। द नीति आयोग रिसेंटली लॉन्च द इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0। इट विल प्रोवाइड द सिंगल विंडो एक्सेस टू द डेटा रिलेटेड द यूटिलाइजेशन, प्राइसिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द कंट्री। तो यहाँ पे एक तरह से आप ये समझिए कि ये देश के मतलब ऊर्जा कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी लग रही है, कितना मूल्य निर्धारण है, उत्पादन कितना हो रहा है, मतलब जितना भी डेटा है वो एक ही जगह के पे कलेक्ट करके रखेगा। और ये केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और कोयला नियंत्रक संगठन से डेटा प्रदान करेगा। ठीक है, मतलब आपकी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी जो अथॉरिटी हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हो गई, कोल कंट्रोलर हो गए, इन सब से जो है वो डेटा कलेक्ट करेगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस किस तरह की योजनाएं चली गई, तो यहाँ पे योजनाएं भी देख लीजिए। द इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड विल ऑल्सो प्रोवाइड डेटा फ्रॉम स्कीम सच एज सौभाग्य, प्राप्ति, उजाला एंड विद्युत प्रवेश। ये सारी जो है स्कीम्स हैं, इनमें भी जो है वो डेटा प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। चलिए, हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप जो भी आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, तो वो सजेशन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम उस पर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर कोई भी चीज़ हमसे मिस हो रही या कोई किसी तरह की कोई भी चीज़ हमसे मिस हो रही, तो हम उसको जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आप अपने सजेशंस भी जो है वो कमेंट के सेक्शन में दे सकते हैं। विच मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल एप्लीकेशन? हाल ही में किस मंत्री ने DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड इंडस्ट्री के द्वारा जो है शुरू की गई है, और इसके मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल जी। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो इसमें जो आपका जितना भी एक्सपोर्ट होता है इंडिया का, उसके बारे में जो है टोटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसकी जो फीचर्स हैं उसके बारे में बात कर लें, तो रियल टाइम ट्रेड पॉलिसी अपडेट एंड इवेंट नोटिफिकेशन, जो आपकी रियल टाइम में जो भी व्यापार नीतियाँ चल रही होंगी और इवेंट चल रहे होंगे, उनकी जो सूचनाएं इस एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके अलावा आप जो है ये इसमें क्या प्रोवाइड करा जाए, एक्सप्लोर कर सकते हैं आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज़ और स्टैटिक्स, जो भी डेटा होगा वो भी आप वहाँ दे सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट भी, आपको कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए वर्चुअल असिस्टेंट इसमें ऐड किया जाएगा। इट प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल द सर्विस प्रोवाइडेड बाय DGFT। DGFT एक्चुअल में है क्या? तो DGFT मैं आपको बता देता हूँ कि आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, जो आपका विदेश व्यापार महानिदेशालय है, उसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी इसके अंदर जो है वो प्रोवाइड करवा जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आप इसको जो है वो याद रखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि DGFT इज़ अ गवर्नमेंट बॉडी दैट इम्प्लीमेंट्स द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। इट प्रमोट्स एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। और ये किसके अंदर काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। ये पीयूष गोयल जी आपके हो गए, इनको देखना चाहें तो भैया देख लीजिए एक बार फिर से, ताकि चीज़ें आपको रिवाइज रहें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली अप्रूव्ड अ प्लान टू रिलीज मोर देन 1 बिलियन टन्स ऑफ ट्रीटेड रेडियो एक्टिव वाटर फ्रॉम फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो इसके लिए मैं आपको एक ब्रीफ में जो है वो शॉर्ट में स्टोरी एक सुनाने की कोशिश करता हूँ। आपकी सारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी क्वेरीज वो हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर? देखिए, 2011 में एक सुनामी आया था। आपको पता है कि जापान में सुनामी और भूकंप वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये जो आप पावर प्लांट देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो है वो सुनामी आई थी और भूकंप वगैरह आए थे। तो इसमें क्या है कि जितना भी पानी है वो इसके अंदर आ गया था। और ये जो जितने भी ऊर्जा संयंत्र लगाए जाते हैं, इसमें पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अलग अलग टाइप से। तो इसमें भर गया था पानी। ठीक है, और वो पानी इतना ज़्यादा भर गया था कि यहाँ पे जो है वो पानी जो है वो एक तरह से रेडियो एक्टिव होना शुरू हो गया था। और तब से यानी 2011 से इसको जो जापान है वो अपने आप अपने पास जो है वो रखे हुए था। लेकिन आज के टाइम पे उसको जो है वो क्योंकि 2022 में उसके जो है वो एक तरह से उसका स्टोरेज जो है वो फुल हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कंटिन्यू पानी सेव भी करना होता है, और उसमें क्या होता है कि कंटिन्यू पानी और ऐड भी करना पड़ता है इन सब चीज़ों को चलाने के लिए। ठीक है, तो वो उस टाइम पे जो रेडियो एक्टिव पानी था, क्योंकि रेडियो एक्टिव पानी क्या होता है कि अगर आपने वाटर में छोड़ दिया, उसको पानी में छोड़ दिया खुले पानी में, तो उससे उसका यूज़ जो भी करेगा वहाँ, मतलब वहाँ की उस पानी की मछलियाँ खराब बेकार हो जाएंगी, मर जाएंगी। और वहाँ पे उसका पानी जो कोई पिएगा तो उसको कैंसर जैसी डिजीजेस हो जाएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है एक तरह से। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो इसलिए जो है वो जापान ने इसको अभी तक रिलीज़ नहीं किया था, लेकिन 2022 में उनके स्टोरेज जो है वो पूरी तरह से फुल हो जाएंगे। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि भाई हम इसको जो है वो पानी को जो है वो समुद्र में मिला देंगे। और इन्होंने कहा है कि हम सारी चीज़ें इससे जो है वो निकाल चुके हैं पानी से, लेकिन इसमें कुछ जो है वो कमियां रह गई हैं जो हम नहीं निकाल पाए। तो
वो जो है वो बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो जो मैंने आपको बोला एज इट इज़ आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिया। देखिए मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के भी सुना देता हूँ। द जापानीज गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड प्लान टू रिलीज मोर देन 1 million tons ऑफ ट्रीटेड रेडियो एक्टिव वाटर फ्रॉम द फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट इन, ठीक है। तो इन 2011 देयर ऑक्योर्ड अ न्यूक्लियर डिजास्टर इन द प्लांट ड्यू एन अर्थक्वेक एंड सुनामी, ठीक है। इट वाज द मोस्ट सेव nuclear accident that was classified as the level 7 on the international nuclear event scale। तो इसने जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की थी। अब इन्होंने बोला है कि भाई हम इसको पानी में मिला देंगे, और इसका जो है वो बहुत कड़ा विरोध कर रहा है चाइना और साउथ कोरिया। तो आगे देखते हैं अगर ऐसा कुछ होता है, जो एक और भी क्वेश्चन अगर इससे बनते हैं आपके यहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। The Global Food Policy Report is published by the International Food Policy Research Institute. Report based on which theme? तो आपकी जो ग्लोबल फूड पॉलिसी है उसकी रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, और किस थीम पे आधारित है ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर कोविड-19, ठीक है। ये इसकी थीम है जिसके ऊपर इस बार की जो ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट आई है, ये थीम थी। और इसके अंदर क्या हुआ है, तो इसके अंदर देखिए मैं कुछ बहुत सारे जो है वो चीज़ें हुई थी, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो ऐड करके लाया हूँ। देखिए जितने भी आपके जो पुअर कंट्रीज़ हैं और जहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें आप अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाती, वहाँ की ये जो न्यूट्रिशंस है उसके बारे में बोला गया है कि बहुत सारे जो कोविड-19 के बाद जो एफर्ट्स मतलब जो इंसिडेंट हुए हैं, एक तरह से घटना हुई हैं, उसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल और बहुत सारे जो एक बड़ी आबादी है उसको जो है वो पूरी तरह से उनको जो है वो क्या नहीं प्रोवाइड करवाया गया, उनको जो है वो पौष्टिक खाद्य पदार्थ उनको नहीं प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये रिपोर्ट है जो जारी हुई है, जिससे बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चा में है ये रिपोर्ट। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, क्लियर है। चलिए रिसेंटली हुज लॉन्च मिशन आहार क्रांति, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने आहार क्रांति मिशन लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। स्मृति ईरानी आपकी कौन सी है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, और उसके अलावा ये आपकी टेक्सटाइल मिनिस्टर है, क्लियर है। अमिताभ कांत कौन है, सीईओ है नीति आयोग के, और टेड्रोस अडहानोम कौन है, ये डब्ल्यूएचओ के हेड है, क्लियर है। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन गए। आपका आहार क्रांति पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च किया। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह recently launched mission आहार क्रांति। The mission aims to spread the message of the importance of nutritionally balanced diet. It will also promote the importance of accessibility to local fruits and vegetables। तो यहाँ पे लोकल जो फूड्स हैं आपके स्थानीय फल हैं और सब्जी हैं उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, ठीक है। और आफ्टर ये कोविड ही इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कि इसकी मतलब मोटो क्या था, इसका आदर्श वाक्य क्या था, इस तरह की चीज़ें पूछेगा। तो गुड डाइट गुड कॉग्निशन, यहाँ मतलब अच्छा आहार और अच्छा अनुभूति, ये इसका जो है वो मोटो रहा है। इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, क्लियर है। चलिए यहाँ पे भी एक तरह से प्रमोट किया गया वेजिटेबल्स को, है ना। नेक्स्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। रिसेंटली ए 3000 year old लॉस्ट गोल्डन सिटी वॉज डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। हाल ही में 3000 साल पुराने खोए हुए सुनहरे शहर की खोज किस देश में हुई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। ये मैंने आपको अगेन फोटो ऐसी प्रोवाइड करवा दी जिसमें क्या है आपका क्लू है, ठीक है। तो आपको अगर ये पिरामिड पता है कहाँ पे, तो इसका राइट आंसर भी पता होगा। इजिप्ट के अंदर जो है वो 3000 साल पुराने खोए हुए सुनहरे शहर की खोज हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। चलिए पहले तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि इसकी खोज कहाँ पे हुई है, तो इसकी खोज हुई है लग्जर सिटी में, जो कि कहाँ पर है, नील नदी के किनारे। तो अगर आपसे पूछता है कि खोए हुए शहर की खोज कहाँ हुई, तो नील नदी के किनारे लग्जर सिटी है इजिप्ट के अंदर, वहाँ पे हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो किसने खोजा है, तो बेट्सी ब्रॉयन के द्वारा इसको जो है वो खोजा गया है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, और इसको बहुत सारे जो है न्यूज़ जो है आपकी मैगजीन्स हैं और जो न्यूज़पेपर है उन्होंने कवर किया। देखिए द इंडियन एक्सप्रेस ने, स्क्रॉल इन ने, एनडीटीवी ने, ठीक है। तो 3000 year old गोल्डन सिटी हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन इजिप्ट। और ये रही आपकी, देखिए ये आपका जो है नील रिवर है और ये इजिप्ट है, और यहाँ पर जो है वो ये आपके लग्जर सिटी है और यहीं पर जो है ये खोज हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द गोल्डन सिटी ऑफ लग्जर हैज़ जस्ट बिकम द लार्जेस्ट एंशियंट सिटी एवर फाउंड इन इजिप्ट एंड हैज़ बीन हेल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी सिंस द टॉम्ब ऑफ तुतनखमुन, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, क्लियर। चलिए देख लेते हैं और क्या है। और हाँ,
ये देखिए, शहर का पता लगाने के दौरान पुरातत्वविदों को शहर की दीवारों और यहाँ के दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले बर्तनों से भरे कमरे मिले। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो हुई हैं, ठीक है? और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकली हैं, तो वहाँ पे इन्होंने अभी तक देखिए इनको सोना मिला नहीं है, लेकिन ऐसे वहाँ पे ऐसे राजा थे जिनके राज में वो मतलब अब उस टाइम पे सबसे धनी राजा माने जाते थे, तो इसलिए अब वैज्ञानिकों मतलब वहाँ पे जो खोज करता है उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोना निकलने वाला है। अभी हालाँकि वहाँ पे बर्तन वगैरह और बहुत सारी पुरानी ऐसी चीज़ें मिली हैं, ठीक है? और ये जो जगह है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये मिट्टी के अंदर दबी थी, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसको जो है वो खोद कर निकाला गया है, ऐसे ही नहीं मिल गई है। तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ठीक है? हाँ, ये आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। जो मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपके आज इस सेक्शन में ऐड की है, वो है ये। और आपको जो है वो प्रीवियस कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, कुछ क्या, एक क्वेश्चन डेली आपको प्रीवियस प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि आपको जो है वो याद रहे। और जो आपकी क्विज होती है संडे संडे, तो वो तो होगी। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर लेते हैं, तो आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि रिसेंटली विच स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट इज टू लॉन्च अ मास वैक्सीनेशन ड्राइव नेम द क्रूशिंग द कर्व। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि किस राज्य ने इसको जो है वो टीकाकरण अभियान को शुरू किया था, ठीक है? ये आपका आज का क्वेश्चन है। कल भी मैं आपको डेली आपको एक क्वेश्चन एंड में प्रोवाइड कराऊंगा, जिसका आंसर मैं आपको दूसरे लेक्चर में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कल वाले लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है? आज इंपॉर्टेंट डे नहीं है, तो आज इंपॉर्टेंट बुक की, सॉरी इंपॉर्टेंट डे नहीं है आज, ये इसको मैं सही कर दूंगा पीडीएफ में। इंपॉर्टेंट डे नहीं है आज, इंपॉर्टेंट बुक है। और इंपॉर्टेंट बुक के अंदर आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन, ये बुक का नाम है, ठीक है? आज़ादी, और इसको लिखा किसने? अरुंधति रॉय ने लिखा है इसको। ये चीज़ याद रखिएगा। किस क्लियर है? ये आपसे क्वेश्चन आज़ादी बुक पूछेगा, इसका राइटर कौन है? तो आज़ादी बुक के राइटर कौन है? अरुंधति रॉय है, ठीक है? पीडीएफ और पेड पैकेज परचेज करना है तो आपको पता है कैसे करना है, और कोई सारी चीज़ें हैं, ठीक है? आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हालांकि जितना मैंने बोला है कि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन लेक्चर को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैंने आपको आज जो है वो विस्तार में कुछ खबरें जो मतलब कुछ क्वेश्चन है उसको बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है, ठीक है? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप ये भी ज़रूर बताइएगा कि इस लेक्चर में हम और क्या चीज़ें सही कर सकते हैं और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपका अगर आप इस तैयारी में नए हैं तो आपको ये सीसेट का कोर्स ज़रूर लॉन्च करना, इसको जो है वो ज़रूर देखना चाहिए। इसकी डेमो क्लासेस पड़ी हैं, आपको अगर देखनी है तो देख सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपको ये परचेज़ करना है, तो परचेज़ करने के लिए भी आपको 9713282838 के अंदर जो है वो मैसेज करके आपको पता करना है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।